जी आज हम डिस्कस कर रहे हैं जैम्प सर्वर को। जैम्प सर्वर हम जब इंस्टॉल कर लेते हैं उसमें हमारे पास वेब सर्वर भी है और डेटाबेस सर्वर भी है, और ये यहाँ से हम इनको स्टार्ट कर लेते हैं। ये ग्रीन का साइन का मतलब है कि ये दोनों इंस्टॉल हैं और स्टार्ट हो गए हैं, ये चल रहे हैं। ओके, अगर इनको हमने क्लोज़ करना है तो हम यहाँ से इनको स्टॉप कर सकते हैं और यहाँ से क्विट कर सकते हैं। तो वेल माई सीक्वल इज़ अ डेटाबेस, ठीक है, और अपाची इज़ अ वेब सर्वर। अब हम यहाँ पे एक न्यू विंडो वेब विंडो हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट। हुआ क्या है कि जब हमने ये जैम को इंस्टॉल किया और इसको रन कर लिया तो अब हमारा ये जो कंप्यूटर है ये वेब सर्वर बन गया है और ये डेटाबेस सर्वर भी बन गया है, ठीक है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोकल होस्ट यहाँ पे लिखते हैं। इंटरनेट जो ब्राउज़र है आपका, लोकल होस्ट का मतलब है दिस सर्वर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना www.something, कोई वेब एड्रेस लिखते हैं तो फिर हम किसी और सर्वर का एड्रेस लिख रहे होते हैं। तो लेकिन अगर हम लोकल होस्ट लिखते हैं तो उसका मतलब है दिस सर्वर, ठीक है। तो अगर लोकल होस्ट लिख के मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखें लोकल होस्ट और उसका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो गया है हमारे पास, और यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई हैं जी, वेलकम टू जैम्प फॉर विंडोज़ और दिस एंड दैट। तो इसमें अपाची सर्वर है हमारे पास और डेटाबेस है, PHP पर्ल, इन सब की सपोर्ट है इसमें। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे PHP माई एडमिन में, यहाँ पे हमने क्लिक किया। ये जो पेज अपीयर हुआ है प्रीवियस वाला पेज, इसका मतलब था कि हमारा वेब सर्वर जो है वो सही काम कर रहा है। और ये जो पेज ओपन हुआ है ये PHP माई एडमिन का, यहाँ पे हमें ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये हमारी डेटाबेसेस हैं। इसका मतलब है कि हमारा डेटाबेस सर्वर भी ठीक काम कर रहा है और वो सही लोड हो गया है। तो अगर इसकी आप डिटेल्स वगैरह देखना चाहें तो टेक्निकल डिटेल्स के हमारा जो सर्वर है वो क्या है और सर्वर की टाइप क्या है और दिस एंड दैट, यहाँ पे उसकी कुछ डिटेल्स वगैरह, उसका यूज़र नेम क्या है, सर्वर का वर्जन कौन सा है, और ये डेटाबेस सर्वर के बारे में है। और वेब सर्वर के बारे में डिटेल्स यहाँ पे हैं कि वो हमारा अपाची है और डेटाबेस क्लाइंट और PHP एक्सटेंशन, मतलब ये जो साइड है सारी हमारी, और PHP माई एडमिन में इसका वर्जन कौन सा है, तो ये सारी डिटेल्स साइड में। यहाँ पे हमारे पास डेटाबेसेस हैं जो हमने डेटाबेसेस डिस्कस किए हैं कि सपोज़ हम कोई डेटाबेस बनाते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिशन, ये मतलब पहले से बनी हुई है, इस पर मैंने क्लिक किया एडमिशन। तो ये एडमिशन एक डेटाबेस है, इसके अंदर ये स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है टेबल, ठीक है। और अगर मैं इसको एम्प्टी करता हूँ तो ये टेबल खाली हो जाएगा। यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ सर्च कर सकते हैं और ड्रॉप करते हैं तो ये टेबल डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इस टेबल को क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमें ये नज़र आएगा कि इस टेबल के अंदर फील्ड्स कितने हैं, यानी कॉलम्स कितने हैं। तो इसके अंदर एक ये स्टूडेंट आईडी है और एक नेम है, फ़ोन है और एड्रेस है, 1 2 3 4। तो अगर हम इसके लिए सीक्वल की कोई कमांड चलाते हैं कि इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं वो हमें शो करवाए, तो ये देखें उसने खुद से लिख दिया है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। और इस कमांड के रिज़ल्ट में जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें नीचे नज़र आएंगे, उनको हम नीचे देखेंगे। वेल अभी यहाँ पे हमें फ़ील हो रहा है कि यहाँ हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि माई सीक्वल रिटर्न एन एम्प्टी रिज़ल्ट, कि इसमें ये टेबल तो बना हुआ है लेकिन इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है। ओके, वेल ऐसे ही ये एक और डेटाबेस है FST के नाम से, इसको हम देखते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे टेबल्स बने हुए हैं और इनमें से अगर हम किसी टेबल पे क्लिक करते हैं, सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ WP यूज़र्स, तो यहाँ हमें ये यूज़र्स नज़र आ रहे हैं और इन यूज़र्स का लाइक ID, यूज़र लॉगिन, यूज़र पासवर्ड, यूज़र निकनेम और यूज़र ईमेल, यूज़र URL और कुछ दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे तो अभी हमारे पास यूज़र ID 1 2 3 और यूज़र लॉगिन क्या है, एक वेब मास्टर है, यूज़र 1 है, यूज़र 2 है
और यहाँ भी इसका पासवर्ड है, ये कम्प्लेक्स एक स्ट्रिंग में नज़र आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि डेटाबेस का नाम क्या है, FST। उसके अंदर ये काफ़ी सारे टेबल्स हैं, हमने किसी एक टेबल पे क्लिक किया है और उस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ID, यूज़र लॉगिन, ये सारे उसके कॉलम्स हैं या फील्ड्स हैं, और ये उसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं। अगर हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें तो हम यहाँ से बटन दबा के डिलीट कर लेंगे। मींस पहले हमने SQL कमांड्स देखी हैं कि हम कमांड्स के ज़रिए डाटा इंसर्ट करते हैं, कमांड्स के ज़रिए हम डाटा डिलीट करते हैं, और कमांड्स के ज़रिए हम डाटा को एडिट करते हैं यानी मॉडिफाई करते हैं अपडेट के ज़रिए, इंसर्ट इनटू अपडेट, ठीक है, इस तरह से। और हम रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो कोई और अगर हम टेबल देखें, सपोज़ ये एक टेबल है हमारे पास, चलें ये test3 के नेम से है, इसमें कोई टेबल नहीं है, ये डाटाबेस है लेकिन टेबल कोई नहीं है। अगर टेबल क्रिएट करना हो तो हम यहाँ से करेंगे। अगर न्यू डाटाबेस क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ हम डाटाबेस का नेम लिखेंगे। सपोज़ हम डाटाबेस का नाम लिख देते हैं test4, ठीक है, ये हमारी डाटाबेस हमें क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्रिएट, तो डाटाबेस क्रिएटेड, ये test4 हमारे पास क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं या एक से ज़्यादा क्रिएट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। सपोज़ इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, test4 का नाम है, तो टेबल का नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट टेबल, ऐसे ताकि आसानी से याद रहे। तो इसको मैं करता हूँ 2। इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं ये हम पहले सोच लेते हैं कि उसके अंदर हमने कॉलम्स कितने बनाने हैं। सपोज़ हम इसका मैं टेबल का नाम रखता हूँ कस्टमर, ठीक है, उसके अंदर हम एक ID रखेंगे, एक नेम रखेंगे, एक सिटी रखेंगे और एक उसका कंट्री रखेंगे, 4। अगर ज़्यादा करने हैं, फ़ोन नंबर लगाना है तो एक और बढ़ा लें, और कुछ करना है तो और बढ़ा लें, बाद में भी इनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल हैविंग 6 कॉलम्स। तो अब हमारे पास 6 कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं। वो कहते हैं कि आपके जो कॉलम्स हैं उनके क्या नेम है वो आप यहाँ पे रख लेंगे। और यहाँ पे हमें कुछ ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो कॉलम्स हम क्रिएट कर रहे हैं उनकी डाटा टाइप क्या है, ठीक है, क्या वो नंबर्स हमने उसमें लिखने हैं, या अगर नेम लिखना है तो वो टेक्स्ट होगा, और या कोई और डेट लिखनी है तो उसका कॉलम की टाइप क्या होगी, डेट होगी। तो इसे हम बता देते हैं। सपोज़ अगर हम इसको कहते हैं कि हमने डेट लिखनी है, हमने कॉलम चूज़ कर लिया डेट में, वही मैं बता रहा हूँ कि ये नेम है, आपके कॉलम्स के नेम क्या हैं वो आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे, उनकी डाटा टाइप क्या है वो आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे, उनकी लेंथ कितनी होगी वो आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें एक अच्छी डाटाबेस बनाने के लिए अगर आप इसके अकॉर्डिंगली चलते हैं तो आपकी डाटाबेस की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं ID, ठीक है, और जो ID है वो यहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर है, ये var4 है, ठीक है, टेक्स्ट है, डेट है, या और भी नीचे हैं कुछ, ठीक है। ज़्यादा जो यूज़ होती हैं वो यही पहली 2-3 जो हैं वो यूज़ होती हैं। var4 बेसिकली एक डाटाबेस है, सॉरी एक डाटा टाइप है, और इसमें आपके पास आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं इसमें, यानी आपके पास टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं। मीन सपोज अभी हम इसको देखते हैं, ID है, ID सपोज हम इंटीजर रखते हैं। इंटीजर क्या होता है, नंबर। इंटीजर नंबर नहीं, var4 सपोज अभी हम ID रख रहे हैं, ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, नंबर, ठीक है। नंबर कौन सा, जो डेसिमल के बगैर है उसको हम इंटीजर कहते हैं, ठीक है। और सपोज़ ID हमारी कितनी बड़ी हो सकती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने लिखना है, तो कितनी बड़ी हो सकती है, मतलब ये 2 करैक्टर्स में होगी, 3 करैक्टर्स में होगी, या 10,000 करैक्टर्स में होगी, इतनी लंबी ID होती है। तो छोटी सी ID होती है ना, सपोज हमारी ID 5 करैक्टर्स तक आएगी। तो अब अगर कोई गलती से 7 6 7 करैक्टर्स, ये देखते हैं ना आप सम टाइम अपना CNIC नंबर आप कहीं पे नोट कर रहे हैं, तो वो अगर बढ़ गया उसे तो वो कह देता है कि नहीं ये आप ज़्यादा करैक्टर सेट कर रहे हैं, तो ये यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अच्छा,
क्या ये लाजमी है, क्या ये नल हो सकती है? नल का मतलब क्या है, क्या वो खाली हो सकती है? कि अगर कोई बंदा अपनी आईडी ही नहीं देता और अपना रिकॉर्ड फिल करने की कोशिश करता है, तो मैं कहता हूँ नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये नल हो सकती है तो फिर आपने इसको क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक चेक लगा हुआ है कि ये नॉट नल हो गई। ठीक है, और यहाँ पे है ऑटो इंक्रीमेंट, कि अगर आप टेबल में जब आप रिकॉर्ड फिल करेंगे तो अगर आपने वहाँ पे नंबर लगाया 1 से शुरू किया, तो जब अगला रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो वो खुद ही वहाँ से 2 कर देगा, ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन अभी हम सिंपल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं पहले जो 3 फील्ड्स हैं उनको देख रहा हूँ। तो पहले में क्या था, आईडी। दूसरे में हम लिख रहे हैं नेम। अच्छा, नेम में हम यहाँ से या वारचार ले लेंगे या टेक्स्ट ले लेंगे, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में वो कह रहा है कि करैक्टर्स, ठीक है, कि आप करैक्टर्स सेव कर सकते अगर छोटा टेक्स्ट लिखना है। लेकिन वारचार का मतलब है वेरिएबल करैक्टर्स, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि स्ट्रिंग लिख सकते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है ज़्यादा लंबी वैल्यू, ज़्यादा लंबा टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन ये आप या पैराग्राफ के पैराग्राफ्स इसमें नहीं लिखेंगे, बल्कि लाइक अगर आपने इवन एक सेंटेंस भी लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं, नो इशू। तो इसको आप टेक्स्ट भी ले सकते हैं और वारचार भी ले सकते हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ से वारचार ले लिया। अब ये नेम कितना बड़ा हो सकता है, लाइक देखें कि यहाँ पे मेरा नाम डिस्प्ले हो रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये तकरीबन 30 करैक्टर्स का है। अगर आप चाहते हैं कि इतना बड़ा नेम यहाँ पे लिखा जाए, इतना लंबा है, तो ये 30 करैक्टर्स है। लेकिन इससे भी बड़ा हो सकता है, आप कहें कि 50 करैक्टर्स हम कोई बंदा नेम में यूज़ कर सकता है। अगर आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा बड़ा किसी का नाम हो सकता है तो इससे भी बड़ा आप ले लें। ठीक है, तो ये 2 फील्ड सर ये मतलब ये किसी कोई एक है और ये कोई नेक्स्ट डाटा है। ये हम डेटाबेस का टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल का नेम क्या है, कस्टमर, और कस्टमर में कौन कौन से फील्ड्स होंगे ये हम वो डिसाइड कर रहे हैं। डाटा नहीं हम फिल कर रहे हैं, हम फील्ड्स के नाम चूज़ कर रहे हैं कि फील्ड्स के क्या नाम होंगे। पहला नेम क्या है, आईडी। दूसरा नेम क्या है, नेम, यानी फील्ड्स के कॉलम्स के नेम। अच्छा, तीसरे में हम लिखते हैं सपोज़ उसका सिटी। अच्छा, सिटी में भी हम वारचार ले लेते हैं और मैं कहता हूँ कि सिटी हमारा मैक्सिमम 30 करैक्टर्स का हो सकता है। और यहाँ पे हम लेंगे फ़ोन हमारा जो है वो मैं कहता हूँ टेक्स्ट में लेंगे हम या नंबर्स में लेंगे। ठीक है, और फ़ोन कितना हो सकता है हमारा, फ़ोन कितने करैक्टर्स का हो सकता है, 11। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंट्री, और कंट्री भी हम टेक्स्ट में भी ले सकते हैं और वारचार में भी ले सकते हैं। और कंट्री के लिए भी हम कोई 25 करैक्टर्स की स्पेस है वो लेना चाह रहे हैं। 1 2 3 4 5 और नहीं, ये कंट्री 25 यहाँ पे आएगा, और 1 2 3 4 5 6 हमने बनाए थे। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर क्या लिखें, ईमेल लिख लेते हैं। ईमेल अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे बल्कि यहाँ पे मैं डेट भी ले सकता हूँ और डेट के अलावा भी कुछ चीज़ें ले सकता हूँ। सपोज़ चले मैं यहाँ पे ईमेल नहीं लेता, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ डेट, और वेल इसके लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ भी करने की, कि इतना होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको करूँगा सेव। ओके, तो ये एक टेबल क्रिएट हो गया जिसमें कौन कौन से फील्ड हैं, आईडी, नेम, सिटी, फ़ोन, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ। तो अब हम जब इसमें रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो सीक्वल में इसकी कमांड क्या बनेगी, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। इसका नाम कस्टमर से टेबल है ना, कस्टमर, इंसर्ट इनटू कस्टमर, और ब्रैकेट में फिर हम इसके फील्ड्स यूज़ करेंगे, आईडी, कॉमा नेम, कॉमा सिटी, कॉमा फ़ोन, कॉमा कंट्री, कॉमा डेट ऑफ बर्थ, ब्रैकेट क्लोज। और नीचे वैल्यूज़ लिखेंगे ब्रैकेट में,
क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 कॉमा नेम में जो भी लिखना है, कॉमा सिटी में जो भी लिखना है, फ़ोन में जो भी लिखना है, कंट्री में तो जो भी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ में जो भी लिखना है। तो वो हम एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। यानी पहले अगर हमारे पास डेटाबेस बनी हुई है और टेबल बना हुआ है, जो कि अब हमने हमारे पास डेटाबेस भी बनी हुई है और टेबल भी बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे फिर इसमें कमांड रन करेंगे। ये देखें सीक्वल पे जाएं और यहाँ पे आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे तो वो रिकॉर्ड इसमें एंटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो है वो इसका एक और तरीका इंसर्ट, यहाँ पे मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें आईडी और यहाँ से इसको मैं लेता हूँ वैल्यू इसकी, सपोज पहली है 1 और नेम यहाँ पे क्या लिखना है, कोई भी सिटी, फ़ोन नंबर जो भी है, और कंट्री, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से लिख भी सकते हैं और यहाँ से कैलेंडर पे भी ले सकते हैं। तो ये ईयर, मंथ एंड डेट इस पैटर्न पे है। ये चेंज भी किया जा सकता है लेकिन अभी हम ऐसे ही रखते हैं। तो ये एक रिकॉर्ड हमारा फिल। अगर ज़्यादा करना है तो ये नीचे दूसरा रिकॉर्ड, और ज़्यादा करना है नीचे तीसरा रिकॉर्ड। सपोज ये मैंने एक ही फिल किया है और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ तो अब क्या किया इसने, देखें ये इसने खुद से सीक्वल लिख दिया, इंसर्ट इनटू कस्टमर, और कौन कौन से फील्ड, आईडी, नेम, सिटी, फ़ोन, कंट्री, डीबी, और वैल्यूज़ 1 अली फैसलाबाद, दिस इज़ दिस, और एंड पे क्या है सेमीकोलन, ठीक है। ये हमारे पास फील्ड्स हैं, ऐसे ही था ना। तो ओके, अच्छा ये 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर के टेबल में हम जाते हैं, ब्राउज़ करते हैं, और ये बेसिकली 2 दफ़ा मैंने गो का बटन प्रेस कर दिया था ना, तो ये देखें 2 दफ़ा 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास ऐड हो गए। अगर और रिकॉर्ड एंटर करने हैं तो इंसर्ट में जाऊंगा और उसी तरह यहाँ पे फिल करता जाऊंगा और हमारे पास ये रिकॉर्ड ऐड होते जाएंगे। पहले हमने रिकॉर्ड कैसे ऐड किए थे, सीक्वल स्टेटमेंट के ज़रिए। अब हम कैसे ऐड कर रहे हैं कि हमें डेटाबेस ही एक इंटरफेस हमें ऐसी दे रही है, वो कहता है कि ओके अगर आपको सीक्वल स्टेटमेंट नहीं भी आती, कोई मसला नहीं, आती है तो यहाँ लिख दें, नहीं आती तो इंसर्ट पे जाएं, यहाँ पे इसको फिल करें और गो करेंगे तो ये खुद आपके लिए वो स्टेटमेंट लिख देगा जैसे अभी इसने हमें लिख के दिखाई है। और उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा हमने इंसर्ट किया था वो डाटा हमारे पास यहाँ पे एंटर हो गया है या नहीं एंटर हुआ। तो यहाँ तक ठीक है, हाँ जी। इसमें कोई इशू तो नहीं।